वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज बात होने वाली है जिस टॉपिक पर, वो एक मेन टॉपिक है हमारे आरडीबीएमएस का। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो गेट डीए का एक लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। ये टॉपिक आपने पहले भी अगर स्टडी किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स की भी बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली हमारे कंप्यूटर साइंस में जो वर्ड्स हैं उनसे ही उनका आधा मीनिंग पता लग जाता है। तो फाइल को ऑर्गेनाइज करना है आपको। फाइल को आपको ऑर्गेनाइज करना है। सर, ये फाइल्स क्या होती हैं? ये फाइल्स एक तरीके में अगर आप देखो तो आप एक स्टूडेंट का टेबल बनाना चाह रहे हो। अब इस स्टूडेंट का टेबल तो आपने बना दिया, जिसमें आपने एसआईडी रख दिया, नेम रख दिया, मार्क्स रख दिया, क्या-क्या बहुत सारी नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें जितनी भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस थी, जितने मैंडेटरी कॉलम्स लेने थे, वो आपने सारे प्लेस कर दिए। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों, और फॉर एग्जांपल उस इंस्टीट्यूट्स में 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और अगर 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये अमाउंट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा होता जा रहा है। इवन इस आप स्टूडेंट टेबल को भी देखो तो ये स्टूडेंट टेबल में जो आपका स्पेस लगने वाला है वो स्पेस काफी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जब आप सेकेंडरी मेमोरी पर प्लेस करने जाते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करने जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप उन फाइल एक्चुअली में तो ये, जब आप इसकी क्वेरी लिखते हैं तो ये एक रिलेशनल स्कीमा है, बट एट द लेवल ये फिजिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा। कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज में रखा, कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डिस्क में रखा जाएगा। और हार्ड डिस्क की जो बनावट होती है उसके हिसाब से आप रखोगे उनको। तो हार्ड डिस्क की बनावट पर भी बात करेंगे कि हार्ड डिस्क की बनावट कैसे होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इतने बड़े अमाउंट को अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो उससे रिलेटेड होने वाले ऑपरेशंस में हमको तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। तो हो सकता है कि अगर हम किसी डिजायर्ड स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन फेच करना चाहते हैं तो हम एफिशिएंट टाइम में उसको ना निकाल पाएं, या हम किसी नए स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन उसमें प्लेस करना चाहते हैं तो हम एफिशिएंट टाइम में उसको प्लेस ना कर पाएं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस टॉपिक में, कि ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भैया फाइल जो आप टेबल्स बना रहे हो, डेटाबेस में जो बहुत मल्टीपल फाइल्स बना रहे हो, उसको आप हार्ड डिस्क में किस तरीके से अच्छे से प्लेस करें, उसको सजा-सवार के रखें अपनी हार्ड डिस्क में, जिससे जब उसका डिमांड आएगा रैम में, मतलब फिजिकल मेमोरी में, तो हम प्रॉपर फिजिकल मेमोरी को सप्लाई कर पाएँ बिना विदाउट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारा वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कुछ कहानी समझ लेते हैं अभी यहाँ पे, कि एक्चुअली में मैं बिल्कुल पहली बात इस लेक्चर को आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को टच कर रहा हूँ। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हैवी टॉपिक है। इसमें कुछ-कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको ऑपरेट, मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम या कोआ की अंडरस्टैंडिंग भी आपको थोड़ी-सी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, वो ब्लॉक वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, है ना? तो ये सब वर्ड्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सुनने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप आगे पढ़ेंगे डेफ़िनेटली। तो मैं ये जो कहानी पूरी समझा रहा हूँ, इसको मैं जस्ट सबसे पहले लेके चलता हूँ, आपको शेयर कराता हूँ हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क की शेयर करने के लिए आप देखिए, तो मेरा हार्ड डिस्क जो है, एक, अभी मैं एसडीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आजकल नया हमारा हार्ड डिस्क स्टोरेज आया है, तो वो डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट इससे पहले की हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, जो मैग्नेटिक डिवाइसेस हुआ करती थी, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हुआ करती थी। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स में जनरली हम बात करते थे कि अगर जो डेटा रखा जाता था वो ब्लॉक्स में रखा जाता था, ठीक है?
अदर देन वहाँ पे ट्रैक भी होते थे, सेक्टर्स भी होते थे, ठीक है? उनके अंदर ब्लॉक्स बने होते थे। तो वो सब कहानी अभी बाद में कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैटर है प्लस कुआ का भी मैटर है, बट मैं डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो डीबीएमएस में जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं, वो फोकस करते हैं ब्लॉक पे। तो जब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में ब्लॉक्स पे बात होती है। किस पे बात होती है? ब्लॉक्स पे बात होती है। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? हमारे बिल्कुल आपने देखा होगा रेलवे कॉलोनी ब्लॉक्स देखे होंगे या उस तरीके के ब्लॉक्स देखे होंगे। ब्लॉक्स का वही मतलब है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। तो जहाँ पे डेटा रह रखा जाता है, जहाँ पर डेटा रह रहा होता है, उसी को ही हम ब्लॉक्स का नाम देते हैं। तो ब्लॉक्स की अगर आप बात यहाँ पे करेंगे, तो ब्लॉक्स में हम अपने रिकॉर्ड्स को प्लेस करते हैं। ठीक है? तो जो रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो ये यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि सपोज मेरी एक स्टूडेंट टेबल है। जिस स्टूडेंट टेबल में मैंने एसआईडी, स्टूडेंट का नेम, एज, एक बहुत ही छोटी सी टेबल में बना ले रहा हूं, और मार्क्स, ये आपने 4 कॉलम ले लिए। ये एक रिलेशनल स्कीमा और आपने टेबल का एक स्केलेटन डिजाइन कर लिया। अब आप टेबल डिजाइन करने गए और फॉर एग्जांपल टेबल डिजाइन करते करते आपने देखा कि चलो भाई, एक एसआईडी कॉलम दे देते हैं, एक नेम कॉलम दे देते हैं, एक एज कॉलम दे देते हैं, और एक मार्क्स कॉलम दे देते हैं। परफेक्ट। अब यहां पर आपने इन कॉलम्स को दे दिया और आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि चूंकि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी बड़ी है, तो क्या करें कि यहाँ पर एसआईडी में स्टार्ट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 रख दिया, हाइपोथेटिकली है ये, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, और ऐसे करके सपोज मेरी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं। तो लास्ट वाले स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है 10,000 है। यहाँ पर मैंने उनका कुछ पहले वाले स्टूडेंट्स का नाम हरी दे दिया जिनका रोल नंबर 1 है, उनकी एज मैंने 22 दे दी, मार्क्स उनके 80 दे दिए, फिर रवि दे दिया, है ना? फिर नाम में रिपीटेशन हो सकता है, हरी दे दिया। एज में तो बिल्कुल ही रिपीटेशन हो सकता है, बिकॉज एक ग्रुप के लोग ही एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं। 75 मार्क्स में भी रिपीटेशन हो सकता है। बाकी फील्ड्स को मैं अभी ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो फर्दर आगे की एंट्रीज हैं। और यहाँ पर मैं फिर से फॉर एग्जांपल राम दे दे रहा हूँ और 20 इज 90 मार्क्स दे दे रहा हूँ। तो ये लास्ट एंट्री, तो टोटल ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपको इस जो मैं रिकॉर्ड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड वर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिकॉर्ड वर्ड जो है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को, चारों कॉलम को कंबाइंड कर दो किसी एक स्टूडेंट से रिलेटेड, ये हो जाता है आपका रिकॉर्ड। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि आपको केवल बार बार रिकॉर्ड वर्ड ही फोकस करेंगे ये लोग। कोई टपल, कोई इस तरीके से वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। रिकॉर्ड वर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे जब ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड वर्ड को थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वर्ड है। मतलब आप किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी, एंटिटी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी है, उसके चारों कॉलम कंबाइंड कर दो स्टूडेंट के, तो जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको मैं रिकॉर्ड कहता हूँ। अब बड़ी मजे की बात यहाँ पे ये है कि कोई छोटा डेटा तो है नहीं है, और ये तो केवल अभी एक टेबल है। मतलब ऐसी हमारे पास बहुत सारी टेबल होती हैं डेटाबेस में। तो अब इस टेबल को हमने बना तो लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये बनेगा कहाँ? बनेगा तो हमारे कंप्यूटर में ही जाके। स्टोर कहाँ होगा? हार्ड डिस्क में ही स्टोर होगा। बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप बिल्कुल 10th के स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट भी हों, और अगर आपने कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ी है, तो भी आप सोच ही सकते हो कि अगर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को दिया, तो वो इंफॉर्मेशन एट द एंड तो कहीं प्लेस किया जाएगा। बिकॉज अगर प्लेस नहीं किया जाएगा तो उसको आप प्रोसेस कैसे करेंगे? तो प्रोसेस के लिए स्टोरेज होना, उस चीज का रखना बड़ा जरूरी है। तो आप किसी चीज को पहले रखते हो, तब उस पर कुछ 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 करना शुरू करते हो। तो इस टेबल को पूरा मुझे पहुंचा देना है हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में। और चूंकि पहले की जो हार्ड डिस्क थी, एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एसएसडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है, लेकिन उससे पहले का जो हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन था, वो ट्रैक्स, सेक्टर्स और इन सब में डिवाइड हुआ करता था, ब्लॉक्स। तो फाइनली डेटा को प्लेस किया जाता था ब्लॉक्स में। और ब्लॉक वर्ड भी यही बताता है कि हम अपने ब्लॉक्स की बात करते हैं कि
फला रेलवे ब्लॉक, कॉलोनी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक हैं, मतलब कुछ लोग वहाँ पे रखे जाएँगे। तो मैं ऐसा कह सकता था कि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड को देखने जाते हैं, तो कुछ रिकॉर्ड R1 हैं, कुछ रिकॉर्ड R2 हैं, कुछ रिकॉर्ड R3 हैं, कुछ रिकॉर्ड R4 हैं और कुछ रिकॉर्ड R5। सपोज़ मैं स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ। सपोज़ मैं स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ और ये R1 ले लेता हूँ, R2 ले लेता हूँ, R3 ले लेता हूँ, R4 ले लेता हूँ और इवन मज़े की बात ये है कि इनको मैं ऐसे भी नहीं लेता हूँ, इनको प्रॉपर इनके नाम के साथ ले लेता हूँ। तो आपने कहा कि मैं यहाँ पे इनको मेंशन करने के लिए एसआईडी, ये यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, एस नेम हो गया, एस नेम या नेम आप कह सकते हो बिकॉज़ मैंने नेम लिया हुआ है, तो मैं नेम ले लूँगा यहाँ पे। तो मैंने नेम ले लिया, फिर मैं ऐज ले सकता हूँ और फिर मैं मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक है? अब मैं स्टूडेंट्स को प्लेस करना शुरू करूँगा, स्टूडेंट्स को प्लेस करूँगा तो ये S1 है, हरी है, 22 है, 80 है, फिर मैं यहाँ पे मैं 1 आईडी लूँगा, क्योंकि 1 आईडी मेरी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो नाम हैं वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रवि है, हरी है और कुछ भी ले सकते हैं, आशीष है, आशीष है, विक्रम है, इनका एज 21, 22 कोई भी हाइपोथेटिकल एज में डाल दे रहा हूँ, 23, 75, 70, 65, 80 लाइक दैट। अब मैं ये कहूंगा कि ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में स्टोर हो गई फॉर ये सारा मैं हाइपोथेटिकल मान के ये एनालिसिस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि ये जो है एनाल इस तरीके से ऐसे ही लॉजिक चलता है ब्लॉक्स में। तो ये पूरी 5 लोगों की इंफॉर्मेशन या जो 5 रिकॉर्ड आपने बोले, उन रिकॉर्ड को आपने ब्लॉक्स में डाल दिया। और ये कॉन्सेप्ट तो बनता है लॉजिकली कि ऐसा होता होगा ना, ठीक है? क्योंकि जब मैंने एक बेसिक एंटिटी ही रखने के लिए ब्लॉक नाम दिया उसको, कि ब्लॉक में ही आप कुछ रख सकते हो। तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अच्छा ब्लॉक में कितना रखा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि ब्लॉक का साइज़ क्या होता है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये अराइज़ होगा कि जिस बकेट में, जिस जगह आप अपने रिकॉर्ड्स को, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को प्लेस करने वाले हो, आखिर में उस कमरे का साइज़ क्या है? तो ब्लॉक यहाँ पे एक रूम की तरीके से बिहेव करेगा, एक कमरे की तरीके से बिहेव करेगा और वहाँ सबसे पहला जानना आपका ये ज़रूरी है कि ब्लॉक साइज़ क्या है? ब्लॉक साइज़ क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा कि ब्लॉक साइज़ क्या है? और अगर ब्लॉक साइज़ आपको पता लग गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस कमरे में 10 लोगों के रुकने की जगह है या 20 लोगों की रुकने की जगह है। मैटर ये करता है कि वो लोग भी कैसे हैं। मान लो आप सूमो पहलवान ले आओ और एक कमरे में आप बोल दो कि 10 लोगों के रुकने की जगह थी, तो भाई वहाँ पे सूमो पहलवान तो 5 ही रुक पाएँगे। या आप बिल्कुल ही छोटे बच्चे ले आओ, 5-5, 10-10 साल के बच्चे आ जाएँगे अगर उस कमरे में, तो वो 20 बच्चे भी रुक सकते हैं। तो वो डेटा जो रखा जाने वाला है, जो रिकॉर्ड रखा जाने वाला है, उस रिकॉर्ड का साइज़ क्या है, ये भी मैटर करेगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड का साइज़ और ब्लॉक का साइज़, ये दोनों चीज़ें मिलके डिसाइड करेंगी कि आप कितना डेटा रखने वाले हैं, एक ब्लॉक में। तो ये बड़ा कॉमन सी बात है ना? कि एक हमारे पास टोकरी है और हमको उसमें ऑरेंजेस रखने हैं। अब ऑरेंजेस बहुत बड़े हैं या मैंगोज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें बहुत बड़ा है, तो कम ऑब्जेक्ट्स आएँगे। तो टोकरी का साइज़ पहले तो डिसाइड हो। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐसा मान लेता हूँ, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ कि ब्लॉक साइज़ क्या है। तो मैंने ब्लॉक साइज़ यहाँ पे ले लिया कि सपोज़ ब्लॉक साइज़ मेरा जो है, वो है 100 बाइट का। क्योंकि साइज़ हमारे हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में बाइट के ही टर्म्स में होंगे। इवन रैम में भी बाइट्स के टर्म्स में होते हैं। और फिर दूसरा ये है कि मैंने रिकॉर्ड की बात करी कि रिकॉर्ड क्या होगा, तो मैंने कहा कि देखो रिकॉर्ड का मतलब होता है एक कंप्लीट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कहते हैं।
तो मैं दूसरा पॉइंट यहां पर रखा कि रिकॉर्ड साइज क्या होगा। ये भी बड़ी जरूरी चीज है। इन दोनों के कंक्लूजन, इन दोनों से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक कमरे में कितने लोग रहने वाले हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि रिकॉर्ड साइज सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो कुछ मान के ही एग्जांपल लूंगा। तो मैंने रिकॉर्ड साइज यहां पर ले लिया 20 बाइट का रिकॉर्ड है। टोटल अगर आप देखोगे तो आपने कहा कि मैं एस आई डी, एस नेम, एज, मार्क्स, मतलब साइज ऑफ एस आई डी प्लस साइज ऑफ नेम प्लस साइज ऑफ एज प्लस साइज ऑफ मार्क्स कॉलम इक्वल टू टोटल कितना आपने ले लिया? 20 बाइट। सर ये डिसाइड कैसे होगा? इसको भी मैं एक बार आपको बता दूंगा कि एक कॉलम के साइज डिसाइड कैसे होते हैं। एक्चुअल में आपने जब डीएमएल का यूज किया होगा, डीडीएल का यूज किया होगा, तो डीडीएल में आपने कमांड चलाया होगा क्रिएट टेबल। सभी बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, बिकॉज खूब सारा एसक्यूएल में हमने ये काम किया हुआ है। मैं बिल्कुल पूरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करूंगा आपके जो एक्चुअल में डेटाबेस बनाते हैं हम, वहां से लेके उसके स्टोरेज से लेके उसके प्रोसेस तक की पूरी बात करूंगा। तो जब क्रिएट टेबल में स्टूडेंट पर आया होऊंगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपने एक कहा होगा कि मेरा पहला कॉलम एसआईडी है, चूंकि मैं इसमें इंटीजर रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंटीजर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इंटीजर 4 बाइट का भी हो सकता है, 8 बाइट का भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन द मशीन। तो ये मैंने इंटीजर ले लिया। अब इस पर भी बड़ी बहुत डिटेल है ना, लेकिन इस पर जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो इंटीजर है इसका साइज डिसाइड कौन कर रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ये ओपन छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर इंटीजर का साइज कौन डिसाइड करता होगा? ओएस डिसाइड करता होगा या डीबीएमएस डिसाइड करता होगा? कौन डिसाइड करता होगा? बिकॉज डीबीएमएस इटसेल्फ ए मैनेजर एंड ओएस इज इटसेल्फ ए मैनेजर। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमारा डिस्कशन तब आता है जब हम सिस्टम पर जाते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस या सिस्टम प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, वहां से ये सब चीजें डिसाइड हो रही होती हैं। लेकिन एसआईडी इंट मैं डिसाइड करूंगा, और फिर जब मैं नेम कॉलम पर आऊंगा तो नेम कॉलम में मैं वेरकेर दे दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि कोई स्टूडेंट का क्या नाम और कितना, अगर फॉर एग्जांपल एड्रेस वगैरह भी देते, तो वेरकेर मैं ले सकता हूँ 200, कि भैया 200 कैरेक्टर जा सकते हैं। तो ऐसे भी आपने देखे होंगे पॉइंट। फिर अगर आप एज पे आओगे तो एज भी इंटीजर है ना? और मार्क्स पे आओगे तो मार्क्स भी इंटीजर है। तो पॉइंट ये कहता है कि यहां से हमने डिसाइड किया है एक्चुअली। तो साइज जो है, तो मान लेते हैं साइज ऑफ इंट थोड़ी देर के लिए कि कुछ 4 है, और जो कॉलम नेम ऑफ ये कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा 10 बाइट है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं 4, ये मान लेते हैं 4, 12, ये ज्यादा ही कुछ हो गया तो इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं एक आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, ये तो डिसाइड करेगा कि हम वहां पर एग्जैक्टली साइज का मतलब क्या है। तो अब आप जोड़ने जाओगे तो 4 8 12, 12 4 16, 16 4 20, तो ये आपका रिकॉर्ड का साइज 20 आ जाएगा। ये इसके कॉलम के साइज को जोड़ने पे आता है। तो जब आप सारे कॉलम के साइज को जोड़ दोगे तो आपका जो टोटल नेट रिजल्ट आएगा वो 20 आएगा। वो किससे डिसाइड होगा? वो डीडीएल से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहीं से ये चीज डिसाइड हो जाती है कि एक्चुअली में आपके रिकॉर्ड का साइज कितने होने वाला है। अब देखो रिकॉर्ड में भी बड़ा प्रॉब्लम आता है, बिकॉज रिकॉर्ड कोई फिक्स लेंथ के रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वेरिएबल लेंथ के भी रिकॉर्ड होते हैं। बड़ी मजे की बात यह है। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने इस एग्जाम्पल में फिक्स लेंथ के रिकॉर्ड की ही बात करेंगे। तो अब अगर कोई ये कहे कि रिकॉर्ड की साइज की बात कहें, तो रिकॉर्ड के साइज से रिलेटेड भी हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो फिक्स्ड लेंथ आती है, फिक्स्ड लेंथ आती है, और एक वेरिएबल लेंथ आती है। तो ये अपने आप में एक डिस्कशन का मुद्दा है कि फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, बेसिकली इससे गेट को कोई लेना देना है नहीं, और नहीं अभी कभी तक कोई इस पे क्वेश्चंस आया है और ना आएगा, क्योंकि ये कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि वेरिएबल लेंथ इटसेल्फ ए प्रॉब्लम। ये फिक्स लेंथ को मान के चलते हैं कि भैया पहले तो रिकॉर्ड का साइज फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। और डेफिनेटली जो हमने डीडीएल यूज किया था वहां पर हम फिक्स्ड रिकॉर्ड की लेंथ की बात कर रहे हैं।
ध्यान रहे आपको, क्योंकि हमने पहले ही अपने कॉलम के साइज़ को फिक्स कर दिया था। जैसे हमने एसआईडी हमने ले लिया था इंट, तो अब ये साइज़ फिक्स हो गया, इंटीजर का तो एक फिक्स साइज़ होगा, जो प्री डिफाइंड हो गया होगा। फिर जब हम यहाँ पर varchar डिफाइन करते हैं कि जब हम नेम लेंगे और नेम में जाके जब हम varchar लेंगे, तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं सपोज़ 200। तो ये भी एक तरीके से मैंने फिक्स कर दिया कि भैया देखो 200 जो है वो नेम के लिए एलोकेट कर दिया जाए। यानी 200 कैरेक्टर तक मैक्सिमम जाते हैं। अब थोड़ा इन सब चीज़ों में क्या ये अब ये तो कोई कहेगा कि मैं 3 कैरेक्टर का ही नाम ले रहा हूँ, 5 कैरेक्टर का ही ले रहा हूँ, तब सर स्पेस क्या जाना चाहिए? तो ये आप थोड़ा सोचिए अपने एंड पे, क्योंकि ये कोई हमारे गेट डीए से रिलेटेड मुद्दे नहीं हैं। ये सारे आप फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मुद्दे हैं ये सारे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अपनी फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स की, और यहाँ पर ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरी टेबल में भी यहाँ पे भी फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है और यहाँ पे भी फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है। तो चूंकि यहाँ पे फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है, इसीलिए आप इसका साइज फिक्स लेके चलेंगे। तो ये मैंने मान लिया 20 बाइट है और 100 बाइट है। अब आप कहोगे कि भैया एक ब्लॉक एक कमरे में कितने लोग रहने वाले हैं, तो आपने कहा कि ऐसा करें सर, इसको बोलते हैं ब्लॉक फैक्टर। ब्लॉक फैक्टर, ये जो ब्लॉक फैक्टर होता है वो होता है ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज। और यहां से अगर आप निकाल पाते हो तो 100 डिवाइडेड बाय आपको 20 निकलेगा, और जो कि निकलेगा 5। इस 5 को आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन पर ब्लॉक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। तो आप इसको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक भी लिख सकते हो बेटा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक फैक्टर का यही मतलब होता है। ब्लॉक फैक्टर का मतलब जो है वो सिंपली इससे रिलेटेड होता है। दैट इज द पॉइंट। तो ब्लॉक फैक्टर एक वर्ड जरूर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन ये अपने वही देसी भाषा वाला है। देसी भाषा में हम कहते हैं कि एक कमरे में मतलब हमारे एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड स्टोर हो जाते हैं, इसी को ब्लॉक फैक्टर का नाम दिया गया। इसका यूज आगे ये लोग बहुत करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। दूसरी बात कि अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले डिसाइड क्या होगा, सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखो तो एक तो ब्लॉक का साइज आपको पता रहेगा, ठीक, रिकॉर्ड का साइज पता रहेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको पूरी कैलकुलेशन के लिए चाहिए, जिसकी जानकारी आपको सबसे जरूरी है, वो है कि आपकी टेबल में, आपके स्कीमा में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आप हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हो। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बहुत मैटर करेगा। बहुत मैटर क्या करेगा? मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है बेटा। तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बहुत ही मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। तो इन तीनों चीजों को जब आप जान जाएंगे, ये तीनों चीजें बिल्कुल कनेक्टेड हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जाएंगे तो बिना इनके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक तो आपको ब्लॉक साइज पता होना चाहिए, रिकॉर्ड साइज पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आप स्टोर करने जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। इन तीनों चीजों से आपको पता क्या लगेगा, अभी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी टेबल की बात कर लेते हैं कि इस यहां पर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं। 10,000 स्टूडेंट्स हैं। 10,000 स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि 10,000 स्टूडेंट्स की टोटल इंफॉर्मेशन है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। परफेक्ट। अब ये 10,000 रिकॉर्ड्स को मैं इस चीज से कनेक्ट करके लाता हूं तो आपको क्लियर पता लगेगा। इन तीनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले पॉइंट पे आता हूं कि ब्लॉक साइज निकल के आ गया था, रिकॉर्ड साइज भी हमको पता लग गया था, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। प्लस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे हमने देखा था तो वो 5 निकल के आए थे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक या बीएफ, ब्लॉक फैक्टर इक्वल टू 5। तो अब आप सिंपली कहोगे कि हमें सर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए, ये चौथा पॉइंट होता है कि आपकी टेबल को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमको कितने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अभी मैं यहां पर बात करूंगा, मतलब आगे डिस्कशन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये टॉपिक मैं बहुत ही ब्रीफ में रख रहा हूँ, ये कोई बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ स्पैन्ड अनस्पैन्ड इस तरीके से रिकॉर्ड को स्टोर करने की भी पॉलिसी होती है। इस पर बात करेंगे कि ये रिकॉर्ड को स्टोर करने की पॉलिसी क्या होती है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेमोरी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं हमारा कोई भी स्पेस वेस्ट हो।
तो अगर मोटा-मोटी समझते हैं कि मैंने कोई एक रिकॉर्ड ब्लॉक में रखना चाहा, बट वो ब्लॉक का जो पार्ट है, कुछ पार्ट खाली रह गया, पूरे रिकॉर्ड को रख पाने में कैपेबल नहीं है वो। तो हम रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। रिकॉर्ड का कुछ पार्ट उस ब्लॉक में रख देते हैं और कुछ पार्ट अगले ब्लॉक में रख देते हैं और दोनों ब्लॉक को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पैन्ड। अनस्पैन्ड की बात करेंगे तो अनस्पैन्ड कहते हैं भाई साहब हम तो मतलब आप पूरा-पूरा रखो, स्प्लिट करके नहीं रखो, जाता वेस्ट है जाने दो। तो अनस्पैन्ड वेस्टेज भले ही आपको मिलेगी, लेकिन अनस्पैन्ड में आपको हमेशा एक जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पूरी ब्लॉक में रखी हुई मिलेगी, लेकिन स्पैन्ड में ऐसा नहीं होता है। स्पैन्ड स्पेस को बहुत महत्व देता है और वो कहता है कि अगर पूरा पार्ट नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रख दो, कुछ यहाँ रख दो, कुछ वहां रख दो, दो ब्लॉक्स में रख दो, दोनों ब्लॉक को आपस में लिंक कर दो, जिससे ये जानने वाला ये समझ पाए कि इस रिकॉर्ड की आधी इंफॉर्मेशन या 30% इंफॉर्मेशन यहाँ है, 70% इंफॉर्मेशन अगले ब्लॉक में। तो ये स्पैन्ड और अनस्पैन्ड का एक मतलब है, जो कि मैं अभी यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका बहुत कोई मीनिंग आगे चल के मिलता नहीं है। अगर आप जानना चाहेंगे तो ज़रूर इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट यहाँ पे मैं पॉइंट बात कर रहा था 4 पॉइंट की, ये 4 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स की अगर आप बात करोगे बेटा, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है क्या? नंबर ऑफ ब्लॉक्स में आपने कहा कि सर मैं ये जानता हूँ कि एक मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? आपने कहा 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं? 5 रखे जा सकते हैं। तो आपने कहा कि सर मुझे चाहिए 2000 ब्लॉक्स। तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2000 ब्लॉक्स आपको चाहिए इस पूरे टेबल को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में। तो अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में ये स्टूडेंट टेबल स्टोर करना चाहते हो, यू हैव टू नीड 2000 ब्लॉक्स। अब कहानी आती है कि ये ब्लॉक में हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो मैं आपको ले चलता हूँ कुछ ब्लॉक फिलॉसफी मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट से आपको कुछ क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है और हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी है जिसको रैम बोलते हैं, ठीक है? प्लस हमारे पास एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कैश भी है और सीपीयू भी है। तो कुछ कैश भी है और सीपीयू भी है। कुछ इस तरीके की कहानी पूरी चल रही होती है। तो फिलहाल इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि यहाँ पर अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात नहीं करूंगा कि यहाँ पर डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है, बिकॉज ये हमारे अभी डीबीएमएस से रिलेटेड नहीं है, मतलब गेट डीए से रिलेटेड नहीं है। गेट डीए में ये बात बिल्कुल यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि जब हार्ड डिस्क से डिमांड आती है फिजिकल मेमोरी में पहुंचाने की कि कोई चीज हार्ड डिस्क से लोड करी जाएगी फिजिकल मेमोरी की, तो वो पूरे पूरे ब्लॉक्स जाते हैं यहाँ पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉक्स की डिमांड आती है। एक्चुअली में ये पेजेस के फॉर्म में जाते हैं और पेजेस में ही ब्लॉक्स बने होते हैं। तो पेजेस के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर अभी हम समझेंगे ब्लॉक्स को। तो ब्लॉक्स यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट का रोल नंबर मिल गया, तो वो स्टूडेंट का रोल नंबर जिस ब्लॉक में पढ़ा है उस उठा के पूरे ब्लॉक को आप फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे। पीछे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है कहानी। पीछे वाले एग्जाम्पल से कि सपोज आप स्टूडेंट 3 को सर्च कर रहे हो, हरी की इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो, तो हरी की इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक 1 में मिल गई। सपोज ब्लॉक 1 इसको नाम दे दिया। तो अब ये ब्लॉक 1 जो होगा वो हार्ड डिस्क से उठाया जाएगा, ठीक, और पूरा ब्लॉक भेजा जाएगा। मजे की बात ये है, ऐसा नहीं है कि केवल हरी की इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में से काट ली गई, हरी की इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में से काट ली गई और भेज दी गई, ऐसा नहीं होता है। आर्किटेक्चर एक डिजाइन जो हमारा हार्डवेयर डिजाइन है उससे रिलेटेड इश्यूज हैं ये। तो ब्लॉक को सीधा आप फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफर कर दोगे, फिर फिजिकल मेमोरी में इसकी प्रोसेसिंग होगी और वहां पे हरी की इंफॉर्मेशन को फेच किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पर आप हरी को सर्च कर रहे हो। तो सबसे पहले आप हार्ड डिस्क में अपनी जो रोल नंबर 3 है उसको सर्च किया और उससे रिलेटेड ब्लॉक सर्च किया और वो ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा ब्लॉक B1 है और फिर आपने उस B1 ब्लॉक को ट्रांसफर कर दिया
आपने प्राइमरी मेमोरी में, और फिर प्राइमरी मेमोरी में इसके सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली सर्च करके फिर उसकी वैल्यू को फैच कर दिया जाएगा और सीपीयू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से कहानी पूरी चलती है मोटा-मोटी। एकदम फाइन डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसके, बिकॉज़ मेरा अभी वो टॉपिक नहीं है फाइन डिटेल में जाने का। मैं केवल आपको यहाँ पर इतना ही बताना चाह रहा था। तो इसलिए ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि फिजिकल मेमोरी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ध्यान रखें इस बात का। हमारी जो रैम होती है बहुत कॉस्टली भी होती है और फास्ट भी। हार्ड डिस्क ना तो ही उतनी कॉस्टली, क्योंकि फास्ट नहीं होगी तो कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो ये स्लो डिवाइसेस होती हैं, है ना? स्लो डिवाइसेस होती हैं, और ऐसा होगा भी ना, बिकॉज़ जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखा जाएगा, तो डेफिनेटली उनको बनाने में हमको कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रखना पड़ेगा कि अगर वो बहुत फास्ट करेंगे तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। तो कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन, क्योंकि आप लैपटॉप खरीद भी नहीं पाएँगे। तो मैंने हार्ड डिस्क को कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया है जिस मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ती हो, और वो उस वजह से कुछ स्लो काम करती हैं, तो इनके बीच में एक स्पीड गैप जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइम है ना ब्लॉक्स को ट्रांसफर करने का हार्ड डिस्क से फिजिकल मेमोरी में, ये टाइम अपने आप में काफी बड़ा टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं होता है। सबसे ज्यादा टाइम यहाँ लगता है, इससे कम टाइम यहाँ लगता है, इससे कम टाइम यहाँ लगता है। तो फिजिकल मेमोरी से कैश में जाओगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, कैश से सीपीयू में जाएगा तो बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा। आप सीधा-सीधा ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे आपके ये सारी चीज़ें चलेंगी। परफेक्ट, ठीक है? तो इसलिए आप अगर कहते हैं कि सर हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी तक की ब्लॉक की जो यात्रा है वो बड़ी ही टाइम टेकिंग है, काफ़ी समय लगा देते हैं हमारे मोटे-माटे ब्लॉक भाई साहब हैं, चलने में धीरे-धीरे चल पाते हैं। तो आप चाहोगे कि कम से कम ब्लॉक एक्सेस करने पड़ें आपको हर सिचुएशन में, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्लॉक आपको एक्सेस करने पड़ेंगे और ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे फिजिकल मेमोरी को, आपके परफॉर्मेंस, आपकी जो जिस चीज का आप जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उस ऑपरेशन से रिलेटेड टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो आप सर्चिंग कर रहे हो, इंसर्शन कर रहे हो, कोई नया स्टूडेंट इंसर्ट कर रहे हो, कोई पुराना स्टूडेंट डिलीट कर रहे हो, ये सब चीजें हार्ड डिस्क में नहीं होती हैं। ये सारी चीजें हार्ड डिस्क में केवल सर्च होती हैं, और फिर हार्ड डिस्क से उठा के कहाँ पर भेज दी जाती हैं, प्राइमरी मेमोरी में भेज दी जाती हैं। फिर प्रॉपर इनको सर्च करके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कैश, फिर कैश से सीपीयू, और सीपीयू तो भाई साहब खुदा है। फिर यही सारा प्रोसेस करके आपको देंगे आपकी इंफॉर्मेशन को। तो सिंपल सा आप समझ जाइए कहानी कि जो यहाँ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम बिल्कुल नहीं है। प्रोसेसिंग का काम, चीजें यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो काम बस क्या करेंगे कि ये ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाएगा, और ब्लॉक आइडेंटिफाई होके यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिजिकल मेमोरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट, अब चूंकि मैं प्रैक्टिकली इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट करा जाता है, पता है आपको। लाइनेक्स अगर आप यूज करोगे तो ये आराम से डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है कि कौन से ब्लॉक को कहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, तो मैंने बस यहाँ पर, चूँकि अब मुझे पता है कि अगर यहीं पर बहुत समय लग गया, क्योंकि वैसे ही ये स्लो मेमोरी है। अब स्लो मेमोरी सर्चिंग में ही बहुत सारा समय लग जाएगा, प्लस उसको ट्रांसफ़र करने में तो और ज़्यादा समय लगेगा, तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा तो थ्रूपुट, परफ़ॉर्मेंस सब डैमेज हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि कम से कम लेस नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हमें सर्च करना पड़े। मतलब हम अपना जो फ़ाइल है, जो टेबल है, उसको फ़ाइल को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें जिससे जो हम रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सर्चिंग की ही बात कर रहा हूँ। जनरली हम सर्च ज़्यादा करते हैं रिकॉर्ड्स में, लेकिन अगर आप इंसर्शन भी करने ही पड़ेंगे, नए स्टूडेंट्स आएँगे, पुराने स्टूडेंट्स जाएँगे तो टेबल में डिलीशन करना ही पड़ेगा। उस कहानी में अगर आप देखोगे तो इन सारे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए केवल आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि कंक्लूजन वो है कि ब्लॉक्स कम से कम ट्रांसफर करने पड़े, क्योंकि सही बात है यार, ब्लॉक्स ट्रांसफर करने में ही सारा समय खर्च हो रहा है, तो आप चाहोगे कि उस चीज को कम किया जाए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कर लेता हूं और आज कुछ आपको व्यू देता हूं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की टोटल टेक्निक्स कितनी है, और हम डेटा साइंस में, मतलब बीए में सॉरी, क्या-क्या चीजों का स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट उठाता हूं पहला, कि एक क्वेश्चन उठाता हूं। क्वेश्चन ये है कि सपोज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इन ए टेबल इक्वल टू
1 lakh, 1 lakh, ठीक। Here, block size, block size equal to 1000 byte, and the record size equal to, suppose, 10 byte. Then how many blocks are required? ब्लॉक्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पीछे वाले से ही कनेक्टेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 लाख रिकॉर्ड्स। ये कोई टेबल, किसी स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। तो 1 लाख रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए तो सेम वही क्वेश्चंस कि सबसे पहले हम ब्लॉक फैक्टर निकाल लेते हैं। ब्लॉक फैक्टर का मतलब होता है ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय योर रिकॉर्ड साइज। तो भैया एक कमरे में 100 रिकॉर्ड्स को रखा जा सकता है। आपके पास टोटल जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स हैं वो 1 लाख है, 100 को रखा जा सकता है, तो यू नीड 1000 blocks, दैट इज द सिंपल फिलॉसफी। ठीक है। अब मजे की बात, इसमें एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं यहाँ पे कि ये 1000 blocks जो है, इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते थे, एक टेक्निक, क्योंकि फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी टेक्निक है, कोई एक टेक्निक नहीं है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। एप्लीकेशंस टू एप्लीकेशंस, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ये वेरी करता है कि हमको फाइल कैसे ऑर्गेनाइज करी जाती है, बट मोस्ट पॉपुलर बी और बी प्लस है। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी इस क्वेश्चन में कि सर अगर हमारे 1 लाख रिकॉर्ड हैं, 1 लाख रिकॉर्ड हैं, तो हम ऐसा करते, क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि सर हमारा एक B1 ब्लॉक होगा और एक B2 ब्लॉक होगा, और ऐसे ही मेरे 1000 ब्लॉक होंगे जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन को रखा है। और मैंने कहा कि सर ये किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? ये स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आपने एसआईडी रख दिया, नेम रख दिया, एज रख दिया, मार्क्स रख दिया। अब मैं एसआईडी के बेस पे ही सर्चिंग करूंगा, मुझे पता है, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ हाइपोथेटिकली कि आपके सारी इंफॉर्मेशन आप जानते ही हैं कि 100 ब्लॉक रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। मजे की बात देखना आप कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक होगा क्या? एसआईडी। दिस इज योर एसआईडी। ठीक है, सीक्वेंस में ले लेते हैं। अब चूंकि मेरा ये ब्लॉक B1 है, तो मैं एक काम ऐसा कर सकता था कि मुझे अपने जो फाइल है, फाइल में जो एसआईडीज हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। एसआईडीज जो हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। दूसरी बात, आपका फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों ही हो सकता है। इस पर बिल्कुल अभी चर्चा का मुद्दा नहीं है कि सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है। अभी मैं एक आपको बेसिक कोर फिलॉसफी समझा रहा हूँ फाइल को ऑर्गेनाइज करने की। तो जैसे ही मैं शॉर्टेड ऑर्डर पर अगर इसकी बात करता और मैं कहता कि सारी एसआईडी जो है, यानी सर्च की आपकी क्या है, सर्च की आपकी जो है, जिसके बेस पर आप सर्च करोगे अपने रिकॉर्ड्स को, कहाँ पे? विद इन द ब्लॉक्स। ध्यान रहे, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक में जा चुका है। अब सब कुछ अगर ब्लॉक में जा चुका है तो विद इन द ब्लॉक आपने एक क्वेरी चलाई। क्या क्वेरी चलाई? आपने क्वेरी चलाई फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, फिर आपने कहा वेयर, और ये क्वेरी कब चलाएंगे? जब आपके सारे 1 लाख बच्चों के रिकॉर्ड स्टोर हो चुके होंगे, तभी तो चलाओगे ना। सारे इंसर्ट हो चुके हैं ना, सारा हार्ड डिस्क में डेटा पहुंच चुका है ना, तभी आप क्वेरी चलाओगे, क्योंकि तभी रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट मिलेंगे कैसे? चीजें अगर सेव ही नहीं है तो आप रिजल्ट ले कैसे आ पाओगे? तो आपको सबसे पहले ये जो है पूरे 1 लाख
स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने कुछ ऐसे स्टोर कर दिया कि सर्च की, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट आईडी के बेस पे ही सर्च किया जाएगा, तो सर्च की मैंने स्टूडेंट आईडी को बना दिया। सर्च की का मतलब जो वेयर क्लॉज में डाला जाएगा, या जिसके मतलब जो कोई ऑपरेशन किया जाएगा वो एसआईडी के बेस पे किया जाएगा। और दूसरा मैंने एसआईडी को शॉर्टेड ऑर्डर में ले लिया, 1 2 3 400। थोड़ी देर के लिए अभी आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होता हुआ दिखेगा कि व्हाई वी नीड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और हमको क्यों बहुत फाइल ऑर्गेनाइज को बहुत ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये क्वेरी चलाई और क्वेरी में आपने लिखा कि वही देखो, जहां पे भी SID इक्वल टू 10 मिल जाए, उस बंदे की मुझे सारी इंफॉर्मेशन फैच करके दे दो, आई एम इंटरेस्टेड। तो डेफिनेटली अगर आप 10 देखोगे तो वो ब्लॉक B1 में ही पड़ा होगा। वो जो 10वां बच्चा छुपा हुआ बैठा है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन ही उसकी बना दे रहा हूँ, बिकॉज ब्लॉक B1 मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अभी फैच होके आएगा। तो ब्लॉक B1 से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो ये ब्लॉक B1 है, ठीक है। ये SID है, ये नेम है, ये एज है, और ये मार्क्स है। और ये मेरा स्टूडेंट है 1, ये है मेरा स्टूडेंट 100, उसके बीच में कहीं 10 है, और इसका नाम रवि है, इसकी एज 22 है, मार्क्स 80 है। अब आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दैट इंफॉर्मेशन, बट मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिजिकल हार्ड डिस्क में कुछ भी प्रोसेस होने का काम नहीं होता है। हार्ड डिस्क को केवल सर्च करने में यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क में केवल आपका रिकॉर्ड सर्च हो गया। अब ये रिकॉर्ड B1 ब्लॉक में है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए प्रॉपर हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरे ब्लॉक्स जो हैं वो V1 से लेके V1000 है, और एक ब्लॉक में मेरी 100 इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो टोटल 1 लाख ब्लॉक में आ जा टोटल 1 लाख इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी 1000 ब्लॉक्स में। तो अब क्योंकि ये नंबर 1 2 3 4 से लेके 1000 ये अपने आप में शॉर्टेड है, ब्लॉक्स के जो नंबर हैं वो भी शॉर्टेड हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो सर्च की हैं वो भी शॉर्टेड है, ध्यान रहे। तो सर्च की इटसेल्फ सॉर्टेड, तो ब्लॉक नंबर इज इटसेल्फ सॉर्टेड, क्योंकि वो तो नंबर ही है, सॉर्टेड होंगे ही होंगे। ऐसा कोई कोई थोड़ी कहेगा कि ब्लॉक 1 है, फिर उसके बाद ब्लॉक 10 है, फिर उसके बाद ब्लॉक 3 है ना? और ब्लॉक के अंदर जो SID हैं वो स्टिल सॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि हम ना यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम सारे ब्लॉक को में बाइनरी सर्च लगा देते हैं। आपने कहा हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आपने यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाया, क्योंकि बाइनरी सर्च आप जानते ही हैं, बाइनरी सर्च शॉर्टेड डेटा पे लगता है। तो बाइनरी सर्च एल्गो जैसे ही आपने लगाई, आपने कहा 1 प्लस ये था 1000 डिवाइडेड बाई 2 टेक्स द लोअर बाउंड, एंड ये आ गया आपका कुछ 500। तो आप ब्लॉक 500 पे पहुंचे। तो अब अगर आपने DSA को ठीक से पढ़ा होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपको ऐसे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आपको ऐसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे log बेस टू n, क्योंकि n हमारे कितने ब्लॉक्स हैं, 1000 ब्लॉक्स हैं। तो 1000 ब्लॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। अब ये 1000 ब्लॉक्स जो होंगे वो आपका 2 टू पावर 9 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा log 2 2 टू पावर 9 प्लस समथिंग कुछ, है ना, बिकॉज 512 से ज्यादा है ना। तो 9 प्लस, तो रिजल्ट आपका कुछ 9 प्लस आएगा। और 9 प्लस रिजल्ट को अगर आप इन लोअर बाउंड ले लेते हैं, चलो इसका इस पे भी डिस्कशन है कि लोअर बाउंड और वाई नॉट अपर बाउंड और अपर बाउंड और नॉट अपर बाउंड, ये ओपन छोड़ रहा हूं मैं भी। तो 9 ब्लॉक्स मुझे एक्सेस करने पड़ेंगे, और 9 ब्लॉक्स के बाद मैं B1 पे पहुंच जाऊंगा, और फिर B1 ब्लॉक को मैं ट्रांसफर करूंगा किसको, प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। तो मुझे पहले आपका 9 ब्लॉक एक्सेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, एंड देन यू जस्ट ट्रांसफर दैट ब्लॉक। तो ये जो 9 ब्लॉक्स एक्सेस, क्योंकि
एक्सेस करने पड़ेंगे हार्ड डिस्क में जा जाके आपको भाई, ऐसा थोड़ी है। तो आपको पहले जो ये 500 ब्लॉक नंबर निकला था उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसका तो बाइनरी सर्च लगाते समय जो-जो नंबर आते जाएँगे आप उन ब्लॉक्स को एक्सेस करते जाएँगे। तो 9 ब्लॉक्स को एक्सेस करने का मतलब ही है टू मच टाइम, क्योंकि पूरा सारा कहानी ही हार्ड डिस्क का बहुत कॉस्टली है, बिकॉज़ हार्ड डिस्क तक पहुँचना, कुछ उसमें एक्सेस करना, तो आपको 9 एक्सेस करने पड़ेंगे, 9 एक्सेस में धुआँ निकल जाएगा आपका। एक तो प्रोसीजर फाइल ऑर्गेनाइज़ेशन का ये भी हो सकता था कि सीधा-सीधा हम वहीं हार्ड डिस्क में ही सर्च कर लें। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए आपको ये पता लग गया कि आपको बहुत सारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बहुत हेवी ऑपरेशन हो जाएँगे, बिकॉज़ ये तो केवल 1000 ब्लॉक्स हैं, अगर 1 लाख ब्लॉक्स हुए तो आपको शॉर्टेड ऑर्डर में 1 लाख ब्लॉक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, और जो कि 1 लाख ब्लॉक्स में आपको लॉगिन 1 लाख एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत हेवीएस्ट कॉस्टली ऑपरेशन है। ब्लॉक कम से कम एक्सेस होने चाहिए, ये आप अपने माइंड में फ्रेम कर लें, बिकॉज़ ब्लॉक को एक्सेस करना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आपका परफॉर्मेंस बहुत इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम यहाँ पर फाइल ऑर्गेनाइज़ेशंस की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। टेक्निक्स में हमारा बहुत सारा टेक्निक्स आता है। पहला टेक्निक्स हमारा जो आता है वो हीप टेक्निक है। दूसरा टेक्निक जो है वो हैशिंग टेक्निक है, और जनरली एक इंडेक्सिंग टेक्निक भी होती है। तो इंडेक्सिंग टेक्निक अगर आप सिलेबस में देखोगे जाके, तो इंडेक्सिंग ही आपको पढ़नी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने होपफुली आपको यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा-सा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं दिया, बट कोशिश की है कि आपको ये हमारे पास चीज़ों के करने के कई तरीके हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरीका होता है दुनिया में। तो हमारा फाइल ऑर्गेनाइज़ करने के भी कई तरीके होते हैं, जिनमें से हमें गेट में जो बताया गया है, वो इंडेक्सिंग के बारे में बताया गया है कि आप इंडेक्सिंग कर दो, तो आपको कम से कम ब्लॉक एक्सेस, और सबका पर्पज़ वही है कि कम से कम ब्लॉक एक्सेस करने पड़ें। ध्यान रहे, कम से कम ब्लॉक एक्सेस करने पड़ें, वो सबका पर्पज़ उतना ही है। सबका पर्पज़ कि सब सुखी रहें, तो यही पर्पज़ है कि ब्लॉक कम एक्सेस पढ़ने पड़ें। तो इंडेक्सिंग क्या कहती है? इंडेक्सिंग के बारे में अगर मैं आप जानना चाहेंगे, तो थोड़ा-सा आगे के रिकॉर्डेड आगे वीडियोज़ का वेट करें। मैं इंडेक्सिंग के टॉपिक्स को भी लेके आऊँगा आपके सामने बहुत जल्दी। तो इंडेक्सिंग हमारे कितने टाइप की होती है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक इंडेक्सिंग का नाम दिया जाता है प्राइमरी इंडेक्सेस। प्राइमरी इंडेक्स, क्या बात है! परफेक्ट। दूसरा इंडेक्स का नाम दिया जाता है आपको क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग इंडेक्स, ठीक है? फिर आपको दिया जाता है, नाम दे रहा हूँ मैं, क्लस्टरिंग इंडेक्स के बाद है सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडेक्स, और फिर दिया जाता है नाम आपको बी ट्री एंड बी प्लस प्लस ट्री इंडेक्सेस, और डायनेमिक इंडेक्सेस कह सकते हो आपको। तो ये डायनेमिक इंडेक्सेस की बात चलती है, कुछ मोटा मोटी है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन जनरल, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग एंड द बीबी प्लस इंडेक्सिंग। तो ये हमको चारों अगर स्टडी कर लिया हमने, तो भैया हमने अपना गेट डीए का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो आई होप, मैं पहला डिस्कशन जो इसके बाद के वीडियो में करूंगा वो प्राइमरी इंडेक्सिंग का करूंगा, और बिल्कुल रिलेट करूंगा आपको प्राइमरी इंडेक्सिंग को क्वेरी से। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूं, ये अगला वीडियो अभी तो आपको नहीं मिलेगा, अगला वीडियो जरूर मिलेगा आपको। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग की अगर आप बात करोगे भाई, बड़ी मजेदार इंडेक्सिंग है ये प्राइमरी इंडेक्सिंग, कोई छोटी मोटी इंडेक्सिंग नहीं है। प्राइमरी इंडेक्सिंग में हम प्रॉपर एक एसक्यूएल टेबल लेंगे, फिर हम बहुत सारा डेटा लेंगे, और फिर उस डेटा को ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करके उसको प्राइमरी इंडेक्स करेंगे। इंडेक्सिंग से नाम आपको समझ में आ जाता है ना, इंडेक्सिंग कर देते हैं हम अपनी चीजों की, तो वही इंडेक्सिंग है। मोटा मोटी अगर इंडेक्सिंग को मैं समझाना चाहूं, तो सिंपली जो इंफॉर्मेशन मेरी पहले वाले एग्जाम्पल में V1 से लेके V1000 ब्लॉक्स में जो पड़ी थी, उसमें मुझे ये पता था
कि मेरी जो सर्च की है वो एसआईडी है और एसआईडी इटसेल्फ सॉर्ट है 1 से लेके 100 तक। फिर अगला क्या होगा 101 से लेके 200 तक, ये अगला ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक में जो सर्च की है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम क्या करें कि ब्लॉक्स का इंडेक्स तैयार कर लें। ब्लॉक्स का एक इंडेक्स फाइल तैयार कर लें, है ना? जैसे हमारी किताबों में होता है। सारे लोग वाकिफ होंगे किताबों के इंडेक्सिंग से, तो इंडेक्सिंग से डेफिनेटली सर्चिंग फास्ट हो जाती है। तो मैं ये देखूं कि अच्छा B1 ब्लॉक का जो पहला रिकॉर्ड है उसका सर्च की उठा लूं और उसका एक पॉइंटर ले लूं, पॉइंटर ऑफ B1 जो पॉइंट करे पहले ब्लॉक को, और वैसे ही मैं दूसरा ब्लॉक उठाऊं 101 और उसका एक पॉइंटर ले लूं B2 जो इसको पॉइंट करे। वैसे ही एक मैं नेक्स्ट ब्लॉक ले लूं 201 2 301 301 और ऐसे करके आप देखेंगे कि फाइनली लास्ट एक ब्लॉक होगा आपका, ठीक है? तो लास्ट वाला ब्लॉक लास्ट को पॉइंट करेगा। ये जो आपने ब्लॉक को भी इंडेक्स कर दिया, ब्लॉक की इंडेक्सिंग कर दी एट द बेस ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी वर्ड यहां पर यूज किया गया है प्राइमरी की से रिलेटेड, ठीक है? और प्राइमरी इंडेक्सिंग शॉर्टेड डेटा पे ही काम करती है। इंडेक्स फाइल को अगर आप देखने जाएंगे तो इंडेक्स फाइल हमेशा शॉर्टेड होती है, ध्यान रहे। इंडेक्स कभी अनसॉर्टेड नहीं होगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर इंडेक्स का। तो इंडेक्स फाइल इटसेल्फ सॉर्टेड, बट आपने सारे बहुत लंबे चौड़े ब्लॉक्स की एक इंडेक्स फाइल रजिस्टर में उनको नोट कर लिया। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अगले एग्जाम्पल में, अगले वीडियो में, जब भी ये वीडियो आएगा, कि किस तरीके से इससे बहुत ही एफिशिएंट सर्चिंग हो जाएगी सेम प्रॉब्लम की जो पीछे प्रॉब्लम हमने अभी स्टडी की थी, ये वाली प्रॉब्लम, जिसमें ये वाली प्रॉब्लम जिसमें हमें 1000 ब्लॉक्स की जरूरत पड़ रही थी और उस 1000 ब्लॉक्स में हमने मैनुअली जब सर्च किया था तो हमारे धागे खुल गए थे, बिकॉज हमको 9 बार ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ रहा था। 9 बार ब्लॉक को एक्सेस करना बड़ा टफ काम है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसी सेम 1 लाख बच्चों के रिकॉर्ड इस टेक्निक को यूज करेंगे, इस टेक्निक को यूज करते हुए करेंगे, तो हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। फाइट जो है वो केवल समय बचाने की है। तो समय कैसे बचेगा इस चीज से, इसको आप इंतजार करिए अपनी मेरी अगली अ, वीडियो लेक्चर का। उस वीडियो लेक्चर में मैं पूरा डिटेल आउट करूंगा इसको, प्राइमरी इंडेक्सिंग को। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा-थोड़ा सा आपको क्लिक हुआ होगा। ऐसे ही फिर हम अब आपको प्राइमरी से क्लस्टरिंग की तरफ ले चलेंगे और क्लस्टरिंग से नेक्स्ट की तरफ ले चलेंगे। वहाँ पर आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं वो बी और बी प्लस ट्री से रिलेटेड होते हैं। उनके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज़ उससे सीधा-सीधा गेट डीए हो या सीएससी का क्वेश्चन सीधा बनता है। इवन आपके जो कंपनी इंटरव्यूज़ होती हैं वो भी फोकस करती हैं बी और बी प्लस ट्री को, और उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको केवल ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, बिकॉज़ आप इन पूरे ब्लॉक्स की जब आप इंडेक्सिंग करोगे तो इंडेक्स फाइल बहुत छोटी बनती है, क्योंकि इंडेक्स फाइल में जो ये रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड का साइज़ बहुत छोटा होता है। लॉजिक देखना, जब रिकॉर्ड का साइज़ होगा तो आपको रखने कितने हैं? क्योंकि हर ब्लॉक का एक ही आदमी रखना है, तो 1000 आपको सर्च की रखनी है कहाँ पे? इंडेक्स फाइल में। सर्च की रखनी है इंडेक्स फाइल में, इंडेक्स फाइल में। तो इंडेक्स फाइल में आपको 1000 सर्च की रखनी है और उसी 1000 सर्च की में आप देखोगे कि आपके 2 ही फील्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि यहाँ तो 4 कॉलम इन्वॉल्व हो रहे थे ना, यहाँ 2 ही कॉलम इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो पॉइंटर का साइज़ और एक सर्च की का साइज़। तो ये सर्च की है और ये पॉइंटर है। तो सर्च की और पॉइंटर का साइज़ जब डेफिनिटली आप कंबाइन करोगे, तो ये इनके 4 कॉलम के साइज़ से तो बहुत कम निकलेगा। प्लस आपकी एंट्रीज़ भी कम है। यहाँ पर 1 लाख एंट्रीज़ थी, यहाँ पर 1000 एंट्रीज़ हैं, प्लस एंट्री का साइज़ भी छोटा है। तो पॉइंट वाली बात आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का जो एंट्री है, उसका साइज़ भी छोटा है, रिकॉर्ड का साइज़ भी स्मॉलर है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी यहाँ कम है। कहाँ पर? रिकॉर्ड्स, ये इंडेक्स फाइल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इंडेक्स फाइल में आपको बहुत कम ब्लॉक खर्च होंगे पूरा इंडेक्स बनाने में,
V1 से लेके V1000 ब्लॉक्स का जब आप इंडेक्स फाइल बनाओगे, तो बहुत कम ब्लॉक में सारी जानकारी आ जाएगी। उससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको प्राइमरी इंडेक्स का। प्राइमरी इंडेक्स से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, वहाँ आगे मैं एलैबोरेट करूँगा को आपको स्पार्स इंडेक्स और डेंस इंडेक्स। आप ऐसे ही अपने एंथुसियाज़्म को बनाए रखिएगा और जुड़े रहिएगा इस डीबीएमएस की लेक्चर सीरीज़ पे और देखते रहिए अपने आगे आने वाली वीडियोस को, अपने कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करते रहिएगा। आई होप आप अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।